गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। मैं प्रवीण शहरावत। जैसा हमने ऑनलाइन मीटिंग के दौरान डिस्कस किया था कि अभी हम लोग जनरल स्टडीज का एक कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक पे फोकस करेंगे, जो बेसिक्स हैं उस पर फोकस करेंगे। और आपको इस लायक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इस लायक हो जाएं कि एक बार बेसिक कवर हो जाए। बेसिक कवर होने में करीबन आई थिंक 8 से 10 महीने लग जाएंगे। हफ्ते में हम करीबन 2 से 3 वीडियो आप लोगों को देंगे और फिर वीकेंड पे हम एक आधा घंटे का लाइव सेशन रख लेंगे। वहां पे आप लोगों से लाइव डिस्कस कर लेंगे क्या क्या डाउट्स रहे, डाउट्स वहां पर ले लेंगे। यहाँ पे आप जस्ट रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा, जहां पे भी समझ में ना आए फिर उसको हम लाइव सेशन के दौरान आपके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। जो कोर्स है मैं प्रवीण और ज्योति शिमर दोनों मिलकर चलाएंगे और आपको ये कवर करने की कोशिश करेंगे, टाइमली ये सब कवर हो जाए। एक बार ये बेसिक्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपका जिस चीज में इंटरेस्ट आएगा, जिस एग्जाम में आपका इंटरेस्ट आएगा, जिसको आप समझेंगे कि हाँ इस एग्जाम को हम क्लियर कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम करंट अफेयर के पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया से। सबको पता है हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। तो हम अभी आधुनिक भारत को देखेंगे, ठीक है। बुक रेफर करने के लिए बात करें तो ये 4 बुक्स हैं, तो आप लोग इसका नाम देख लीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप पहले नंबर की जो बुक है मॉडर्न इंडिया बाय राजीव आहिर, वो तो खरीद लीजिए, ठीक है। पहला मॉड्यूल हमने इसके लिए रखा है मॉडर्न इंडिया, जिसको हम आधुनिक भारत भी बोलते हैं। आप ये जो चीज हम देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि सब यूपीएससी के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये आपको वहां पे भी हेल्प करेगा, स्टेट पीसीएस में भी हेल्प करेगा, एसएससी में भी हेल्प करेगा, और जिस भी एग्जाम के अंदर आपको करंट अफेयर जिस भी एग्जाम के अंदर आपको जनरल स्टडी या जीके पूछी जाएगी वहां पर आपको हेल्प करेगा। तो देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने इसके अंदर चूज किया है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, मतलब भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है। आपकी जो आहिर वाली बुक है हिस्ट्री, जो हमने रेफर किया है कि आप इसको खरीद लीजिए, उसमें यूनिट नंबर 3 है ये, ठीक है। नंबर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को हम इतना भी छेड़ नहीं रहे हैं, उसको स्टार्ट करेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ से चल रहे हैं भारत में यूरोपियों का आगमन यूनिट नंबर 3। तो वहां से मैंने आपको एक दिन पहले बोला ही था कि आप उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आप लोगों ने देख लिया होगा, और आज अभी आप इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम पहले लोकेशंस को देखेंगे कि कहाँ पर क्या है, उसके हिसाब से फिर ज्यादा समझने में ईजी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक आपके लिए मैप लेके आया हूँ, वर्ल्ड का मैप। इस वर्ल्ड के मैप में आपको क्या दिख रहा है, कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, मतलब महाद्वीप दिख रहे हैं। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ओके। तो देखिए, ये है आपका एशिया, ये है आपका यूरोप, ये है आपका अफ्रीका। मिडिल ईस्ट को भी एशिया में ही काउंट करते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे लिए जो इस लेक्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो आपको ये 3 चीजें देखनी है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ओके। तो इसकी लोकेशन आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, ये यूरोप है, ये एशिया है और ये अफ्रीका है, ठीक है। तो यूरोप आ रहे हैं इंडिया। अब इंडिया आने के लिए उनके रास्ते, ये रास्ते हो सकते हैं, या यहां से आ सकते हैं, या यहां से आ सकते हैं। तो लैंड वाला रास्ता है, 2 यहां से सी वाला रास्ता है, और एक यहां पे ओशन वाला या सी वाला रास्ता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको फिर दोबारा यहाँ पे वही दिखाने की कोशिश की है, हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो है, देखिए, अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इसको ईस्ट डायरेक्शन मतलब पूर्वी दिशा, इसको पश्चिमी दिशा, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से रख सकते हैं। तो एक लाइन अगर मैं यहाँ पे खींचता हूँ तो मेरे तो पूर्व के, ये क्या यूरोप के इस साइड देखो, ईस्ट में क्या पड़ता है, एशिया। तो इसीलिए ये लोग हम लोगों को बोलते हैं कि ईस्ट, ठीक है। जब भी बात करेंगे ईस्ट इंडिया आना है तो मतलब इधर आना है, यूरोप वालों को इधर आना है, और यूरोप हमारे किधर है, वेस्ट में, ठीक है। यूरोप हमारे किधर है, वेस्ट में, मतलब पश्चिम में। तो इसलिए हम इनको पश्चिमी देश बोलते हैं, और ये हम लोगों को पूर्वी देश बोलते हैं, क्योंकि हम इस साइड हैं इनके। तो अपने हिसाब से डायरेक्शन लगा लीजिए, आप किधर है, तो इस हिसाब से नाम ले लिए जाते हैं,
नेक्स्ट जो है वो आप देखिए यूरोप और एशिया, इन दोनों के बीच में एक कंट्री दिखा रहा हूं मैं, टर्की। ठीक है, तुर्की बोलते हैं, टर्की बोलते हैं, इंग्लिश में जो भी आप कहना चाहें वो ध्यान में रखिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरा दिखाने का मकसद है कि देखिए यूरोप और एशिया को एक तरह से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग स्टेट है बीच में, क्या है, टर्की। टर्की के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और है, ये भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब डिक्लेयर हिमसेल्फ इटसेल्फ सेकुलर कंट्री, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, मतलब मुस्लिम होने के बाद भी अपने आप को सेकुलर डिक्लेयर करना, धर्म निरपेक्ष घोषित करना एक बड़ी बात है, तो वो टर्की ने किया है। ठीक है, इसके आसपास देखिए ब्लैक सागर, ब्लैक सी है, और इसके यहाँ पर एक मेडिटेरियन सी है। ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। वही चीज मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये मेडिटेरियन सी है, इसको ध्यान में रखिएगा, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर। ठीक है, उसके बाद देखिए पुराने जमाने में ये यहां से चाइना से होते हुए सामान यूरोप जाया करता था। ठीक है, चाइना से होते हुए सामान यूरोप जा रहा है, यहाँ पे ये आपका चाइना है, यहाँ बीच में इंडिया पड़ रहा है, और फिर यहाँ से ये मेडिटेरियन सी को क्रॉस कीजिए, मतलब लैंड से जाइए, मेडिटेरियन सी के थ्रू होते हुए यूरोप जा सकते हैं, तो यहाँ से सामान जाया करता था। इस रूट को बोला जाता था सिल्क रूट, बहुत सारा सिल्क यहाँ से यहाँ पे जाता था, यूरोप की तरफ जाया करता था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कहाँ से जा रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ इसको बोला जाता है मिडल ईस्ट, मतलब आजकल कौन है यहाँ पे, अरब। ठीक है, अरब देश। ठीक है, अरब कंट्रीज यहाँ पर है, मिडल ईस्ट। ठीक है, अगर आप इसके थ्रू नहीं जाते, यहां से निकलते हैं, तो ये मैंने आपको पोर्शन बताया था, ये कौन सा है, टर्की। ठीक है, टर्क्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे अरब मिलेंगे। तो एक तरीके से आप क्या, ये भी मुस्लिम्स हैं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से अगर आपको यहाँ पे जाना है तो कंट्रोल कौन करने वाले हैं, अरब्स कंट्रोल करने वाले हैं इस ट्रेड को, इस व्यापार को, और टर्क्स करने वाले हैं। और अगर इन्होंने सिर्फ इनको बेच दिया, मतलब ये देखिए यहाँ पे इटली है, ये वाला पोर्शन किसका है, इटली का, अगर इसको बेच दिया तो फिर ये लोग आगे बेचेंगे यूरोप की तरफ, तो फिर इसको इटली भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस स्लाइड का मकसद ये है, सिर्फ यहां से देख लीजिए, इसको सिल्क रूट बोला जाता था। ठीक है, अब सिल्क रूट में अगर आप देखें तो यहां से जो व्यापार हो रहा है किस किस के थ्रू हो रहा है, अरब के थ्रू निकलना पड़ रहा है, टर्की के थ्रू निकलना पड़ रहा है, इटली के थ्रू निकलना पड़ रहा है, जब जाके सामान यूरोप पे पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर दोबारा ये आपको मैप दिखाया। इस मैप में दिखाने का मकसद क्या है, एक बार देख लीजिए, पुर्तगाल यहाँ पर है, स्पेन यहाँ पर है, फ्रांस यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश है, यानी कि ठीक है, डेनमार्क यहाँ पर है, नीदरलैंड यहाँ पर है। तो मैं आपको बस यहाँ पे जो हमारे यूरोप के लोग भारत में आए हैं, कौन कौन से आए हैं, उनका लोकेशन दिखाने की कोशिश की। तो पुर्तगाल, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद इंग्लिश, ये उसकी लोकेशन है, अंग्रेज जिसे बोला जाता है, ब्रिटिश जिसे बोला जाता है। उसके बाद नीदरलैंड, नीदरलैंड वालों को डच बोला जाता है या हॉलैंड बोला जाता है, हॉलैंड बोला जाता है, और वहां के लोगों को डच बोला जाता है। और उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क के लोगों को डानिश या डेंस बोला जाता है। और ये फ्रांस, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी बोला जाता है या फ्रेंच बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये अलग अलग लोकेशन है, आप इस लोकेशंस को थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। पुर्तगाल कहाँ पर है, फ्रांस कहाँ पर है, ठीक है, पुर्तगाल कहाँ पर है, फ्रांस कहाँ पर है, और आपका इंग्लिश कहाँ पर है, फिर नीदरलैंड एंड डेनमार्क, ये वो लोग हैं जो भारत में आए। तो ध्यान में रखिए, ये है वो लोग जो भारत में आए। सबसे पहले आने वाले पोर्तुगीज, इंग्लिश में पोर्तुगीज, हिंदी में पुर्तगाली, कब आए 1498। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, कब आए 1600, जिसको अंग्रेज बोलते हैं हिंदी में, और 1602 में डच आए। डच वालों को कहां से आए, नीदरलैंड या हॉलैंड जो बोला जाता है। 1616 में डैनिश मतलब डेनमार्क से आए, और सबसे लास्ट में 1664 में फ्रांसीसी, जिसको हम फ्रेंच बोल रहे हैं। तो ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद करके रखनी है, पहले कौन आए बाद में कौन आए। कई बार क्वेश्चन आता है, आपको बोल दिया जाता है कि भाई पहले अरेंज कर दीजिए, या बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हैं, जो भी यूरोपियन आए तो सबसे पहले कौन आया, तो पोर्तुगीज बोल सकते हैं, सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रांसीसी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस हिसाब से क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो ये स्लाइड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में उठा के लिख लीजिएगा इस सीक्वेंस को। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपने समझ में आ गया ये तो कि भारत के अंदर बहुत सारे यूरोपियन लोग आए थे, अलग अलग कंट्री से आए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उनको भारत आने की जरूरत पड़ गई।
है ना। हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा क्या हो गया कि क्या कंपेल किया उन लोगों की चलो भारत चलते हैं, क्या चलो एशिया चलते हैं। तो वो चीज हम इस स्लाइड से या यहां से देखने की कोशिश करेंगे। पहले वो चीज समझ लेंगे कि भाई ये क्यों आए, तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा कि कौन कौन आए ये समझने में। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस यहाँ पे रहेगा कि भाई वो लोग यहाँ पर क्यों आए। तो उसको समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि यूरोप के अंदर उस समय क्या चेंजेस हो रहे थे आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पर। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वहां पर क्या चेंजेस हो रहे थे, इन चीजों को अगर हम देख पाए, इन चीजों को समझ पाए, तो हम इजीली समझ जाएंगे कि ये भारत में क्यों आए। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यूरोपियन कम टू इंडिया, एंड द रीजन इज सोशो इकोनॉमिक चेंजेस इन यूरोप ड्यूरिंग 14th सेंचुरी ऑनवर्ड। मतलब 14वीं सेंचुरी से आगे चलकर जो जो वहां पे सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ रहे थे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हम देखते हैं भाई कौन कौन से थे। तो मैंने यहाँ पे 7 हेडिंग के अंतर्गत उसको लिखा है, तो हम एक एक चीज को पढ़ समझने की कोशिश करेंगे, और जब उसको समझ जाएंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग देखिए। तो फर्स्ट हेडिंग को समझने से पहले एक बार देख लीजिए, ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये देखिए जो ये पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। क्या है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और देखिए जो ये पोर्शन कवर कर रहा है, जो लाइन दिखाई जा रही है, ये दिखा रहे हैं रोमन एम्पायर, कि यूरोप के अंदर रोमन एम्पायर हुआ करता था, साम्राज्य, रोम का साम्राज्य था, वो कहां तक फैला हुआ था। मतलब यहां से देख के आपको लगभग क्लियर हो रहा है कि भूमध्य सागर के चारों तरफ ये फैला हुआ है। ठीक है, तो रोमन एम्पायर है, सेंटर आपका रोम से, इसी रोम को आज बोला जाता है इटली। ठीक है, हम जब पढ़ते थे तो इसे याद करते हैं कि जूते की फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे, तो ये है इटली, ऐसी शेप आती है, लॉन्ग बूट, तो ये है इटली। ओके, और यहां जो इसकी कैपिटल इसने उस समय बना के रखी थी, वो यहाँ पे बना के रखी थी टर्की में, जो आज का टर्की है, जिसको हम बोलते थे कॉन्स्टेंटाइनोपॉल। हिंदी भी यही है, इंग्लिश भी यही है। ठीक है, तो वी हैड रोमन एम्पायर, और हम सिनेरियो देख रहे हैं 412 का। ठीक है, द कैपिटल इज कॉन्स्टेंटाइनोपॉल, विच इज इन, कहां पर है वो, टर्की के अंदर, आज का टर्की। ठीक है, यही आज कॉन्स्टेंटाइनोपॉल का नाम बदल के आज इसको बोला जाता है इस्तांबुल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। और ये इस्तांबुल आज, जो आज का टर्की है, जो तुर्की है, उसकी राजधानी है। ठीक है, ये उसकी राजधानी है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया कि रोमन एम्पायर है भाई यूरोप के अंदर। अब जो रोमन एम्पायर है करीबन 127 से स्टार्ट हो जाता है, 127 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है, और 412 तक आप इतना फैला हुआ ये चीजें देख रहे हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पर इनकी पकड़ कमजोर होती है, इनका पतन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई सिस्टम स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं यूरोपियन फ्यूडल सिस्टम। दैट इज, हिंदी में बोला जाता है इसको सामंतवाद। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद, इंग्लिश में फ्यूडल सिस्टम, और यूरोप में हुआ तो यूरोपियन फ्यूडल सिस्टम हमने इसको बोल दिया। ठीक है, इसके अंदर हमें ज्यादा समझना क्या है, बस इतना समझिए कि होता क्या है। इसके अंदर देखिए किंग हुआ करता था। ठीक है, ये किंग है। किंग क्या करता था, अपनी लैंड नीचे दे दिया करता था, जिनको लॉर्ड्स बोल रहे हैं, उनको अपनी लैंड दे देता था। उसके बदले उसको लॉयल्टी मिलती थी। लॉयल्टी मतलब एक तरह का किराया है, तो उसके बदले उसको लॉयल्टी मिलती थी, किराया मिलता था, और दूसरा मिलिट्री मिलती थी। ठीक है, तो अपने एक टेंशन खत्म, नीचे दे दो, लो भाई लैंड ले लो, लैंड के बदले आप हमें पैसा देते रहो और हमें मिलिट्री पावर देते रहो। ठीक है, इनको बोला गया लॉर्ड्स। अभी लॉर्ड्स क्या करेंगे, उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर देंगे किसी और को, जिसको नाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड्स उन नाइट्स को क्या देंगे, रहने को शेल्टर देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, सुरक्षा देंगे, खाना देंगे। ठीक है, तो ये इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं,
फूड दे रहे हैं नाइट्स को, और ये नाइट्स ही मतलब है जो इनको सेना के रूप में मिलेंगे, सैनिक। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आपको, यही इनको सैनिक के रूप में मिलेंगे, और जब राजा को चाहिएगा तो इनको सप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये सैनिक भी भाई आगे लैंड को ले लेंगे, उनको पीजन को दे देंगे, मतलब किसानों को दे देंगे, मजदूरों को दे देंगे। वो उसको रखेंगे तो उनको क्या देंगे, खाना देंगे, शेल्टर देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, उसके बदले में वो उनको रेंट देंगे, और जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी उपजाएंगे, मतलब उत्पादन करेंगे, उसका अपना शेयर इनको देंगे। ठीक है, मतलब ये कमजोर है, ये इससे ज्यादा स्ट्रांग है, ये उससे स्ट्रांग है, ये उससे स्ट्रांग है। तो मतलब जो भी स्ट्रांग है वो अपने से जो उस वीक है ना, जो अपने से वीक है उस पर निर्भर कर रहा है। तो ये वाला सिस्टम, और ये सिस्टम करीबन यूरोप में हजारों साल तक चला। ठीक है, तो इसको तो कह सकते हैं कि नोबिलिटी हैड लैंड फ्रॉम क्राउन। ठीक है, लैंड मिलती है नोबिलिटी को, इसको नोबल्स भी बोला जाता था, इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस के एक्सचेंज में। वेसल वर इन टर्न टेनेंट्स ऑफ द नोबल, while the peasant had to live on their landlords and give him homage, labor and a share of produce notionally in exchange for military service। वही जो मैंने आपको हिंदी में भी बताया। और ये सिस्टम करीबन एग्जिस्टेंस फॉर अबाउट 1000 ईयर एंड दैट वाज डोमिनेंट सोशल सिस्टम इन मेडिवल यूरोप। ठीक है, वहां पे रहा, तो बेस्ड ऑन टाई ऑफ डिपेंडेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हिंदी में समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मतलब हिंदी में स्लाइड बनाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखूं, लेकिन आप लोगों को समझाऊं हिंदी में। ठीक है, तो समझाऊं हिंदी में, तो उसको मैंने आपको समझा दिया। किंग हुआ करते थे, वो अपनी लैंड नीचे दे दिया करते थे, वो उनको और नीचे दे दिया करते। सबसे नीचे कौन थे, किसान लोग थे। किसान लोगों से प्रोडक्शन मिलता था, उसके ऊपर आपके सैनिक लोग हैं, और उसके ऊपर लॉर्ड्स लोग हैं, और उसके ऊपर किंग है। तो ये सिस्टम था, इसको बोला जाता था फ्यूडल सिस्टम, वह करीबन हजारों साल तक चला। फिर क्या हुआ, आगे जाके 14th सेंचुरी में जाके ये फ्यूडल सिस्टम को प्रॉब्लम आ गई, तो ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा, क्राइसिस आएंगे, तो वो कैसे हुआ वो हम देखते हैं। क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो लेकिन सोर्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने रिसोर्स इतने नहीं थे कि उस पॉपुलेशन को पाल पाए। और इस पे एक और मतलब बोलते ना, नमक छिड़क दिया गया। एक प्रॉब्लम थे, घाव तो है हमारे पास, उस पर हम नमक छिड़क देते हैं। वो क्या हो गया, ब्लैक डेथ करके आ गया, जिसको जो तो एक तरह का प्लेग था। ठीक है, वो बीमारी आ गई, उसने बहुत सारी संख्या को निपटा दिया, मतलब बहुत लोगों को मार दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो जमीन थी कल्टीवेशन लायक, मतलब खेती लायक, वो खाली पड़ी है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डाउन हो रहा है क्योंकि लोग नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स की जो है ऊपर जो लोड थे, अल्टीमेटली उनकी इनकम कम हो गई, है ना। क्यों कम हो गई, क्योंकि नीचे उगाने वाले नहीं है ना। नीचे कौन है, किसान नहीं है, लोग या तो मर गए, ठीक है, संख्या नहीं है उनके पास इतनी, तो उगाने वाले लोग नहीं है, खाली जगह पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो वो लोग टाइट करेंगे किसानों को, भाई जबरदस्ती जितना छीन सकते हैं उनसे, जितना ले सकते हैं लेंगे, लेकिन फायदा क्या उस चीज का, उनके पास है नहीं तो देंगे क्या। और जब भी आप इतना ज्यादा टाइट करोगे, इतना जबरदस्ती करोगे, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, विद्रोह, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, विद्रोह होगा। तो वही किसानों ने फिर किया। ठीक है, अल्टीमेटली विद्रोह होगा। तो फिर किसान लोग, जो पीजेंट लोग, मजदूर लोग खड़े हो गए, विद्रोह का ध्यान नहीं मानते इस फ्यूडल सिस्टम को, देन दे ब्रेक दिस फ्यूडल सिस्टम, तोड़ दिया इस चीज को। इस चीज को बोला जाता है कि फ्यूडल क्राइसिस। ठीक है, ये क्राइसिस भी अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा हुए, ईस्टर्न यूरोप में कम हुए। जहां पर ये क्राइसिस हो गए, उसने सिस्टम को तोड़ दिया, और ईस्टर्न यूरोप में इस सिस्टम को तोड़ नहीं पाए। तो जहां पे इसको तोड़ दिया, आगे जाके देखेंगे उसके फायदे भी हुए। तो फायदे हुए तो वो वाला पार्ट क्या कर गया, तरक्की कर गया। ठीक है, डेवलप हो गया। और जहां पे ये लोग नहीं कर पाए, वो पार्ट तरक्की नहीं कर पाया। तो आपने देखा होगा वेस्टर्न साइड में इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, हॉलैंड हुआ, स्पेन हुआ, जर्मनी हुआ, इन सब के आपने नाम सुने हैं, क्यों, क्योंकि डेवलप कर गए, है ना, विकसित हो गए, तरक्की कर गए। जबकि इस साइड, ईस्टर्न की साइड की बात करें तो पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, इस तरह की चीजें आपने कम सुनी होगी। तो वो लोग ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। तो फ्यूडल सिस्टम था, उसके क्राइसिस आए, ठीक है, और वो लोग डेवलप कर रहे हैं। कैसे डेवलप कर रहे हैं वो चीज हम देखेंगे। तो लोगों को समझ में आ गया यहां पर, जब क्राइसिस हो रहे थे, कि भाई एग्रीकल्चर इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कुछ उगता है।
जबकि अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स करें, मतलब व्यापार करेंगे तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। वो लोगों को यहाँ पे समझ आने लगा। जैसे इटली बहुत अमीर होता जा रहा था। क्यों अमीर हो रहा था? कि वो आर्टिसनल गुड्स, ठीक है, बने बनाए सामान या लग्जरी आइटम, ठीक है, वो यूरोप को सप्लाई करता था। देखिए, बनाता नहीं है, सप्लाई कर रहा है। अरब से ला रहा है, एशिया से ला रहा है, ठीक है, और उसको सप्लाई कर रहा है। बस किसको? इटली सप्लाई कर रहा है यूरोप को, और वो बहुत अमीर होता जा रहा है। ठीक है, जितना लोग खेती कर रहे हैं वो इतना अमीर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो व्यापार कर रहा है वो अमीर हो पा रहा है, वो लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है जो ट्रेड सेंटर बन रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र बन रहे हैं इटली के अंदर, जिनको नाम जैसे वेनिस है, मिलान है, फ्लोरेंस है, जेनेवा है, ये सब यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। फ्यूडल मतलब रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर से फ्यूडल सिस्टम में आया, फ्यूडल सिस्टम टूट रहा है। ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है भाई व्यापार करो, एग्रीकल्चर में इतना बेनिफिट नहीं है, बने बनाए चीजें खरीदो, आर्टिसनल गुड्स खरीदो, लग्जरी आइटम खरीदो कहीं से और उसको सप्लाई करो, बनाओ नहीं सप्लाई करो। ठीक है, ये चीजें एग्जाम्पल देख रहे हैं, उनको दिख रहा है इटली का। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब यूरोपियंस को क्या लग रहा है, भाई अब हमें ट्रेड करना जरूरी है, व्यापार करना जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं वो भारत में व्यापार करने आए। ठीक है, वो क्या करने आए? भारत में व्यापार करने आए। एक रीजन आपको समझ में आ गया, कहां से आए, ऐसा क्या दिमाग चला, कहां से उनके दिमाग की बत्ती जली। मिंटोस क्या है उनके लिए? कहते हैं ना, मिंटोस खाया और दिमाग की बत्ती जली। तो उनके लिए मिंटोस क्या है? फ्यूडल सिस्टम की क्राइसिस। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम की क्राइसिस और दिमाग में घुसना कि एग्रीकल्चर में इतना गेन नहीं है, इटली को देखना, सप्लाई करो, पैसा कमाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशंस। रिनेसेंस को बोला जाता है रीबर्थ, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको जन जागृति। ठीक है, तो लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं क्या ठीक है क्या गलत है, साइंटिफिकली सोचने को मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज हो रही है यहां पर। तो एक तरह का आंदोलन स्टार्ट हो गया, और बर्थ प्लेस इसका ध्यान में रखिएगा इटली में ही था। तो इटली के लोगों में एक तरह का आंदोलन वहां पे लोगों ने स्टार्ट किया, उनको समझाना स्टार्ट किया, ऑर्थोडॉक्स चीजों को निकलिए, वहां से रूढ़िवादी चीजों को छोड़िए। ठीक है, अब जो एक लॉजिकल चीजें सोचिए, जो ठीक होता है उसको ठीक समझिए। तो इस चीज से क्या होगा, लोगों में समझ बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से लोगों के पास क्या आने लगा, ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने लगा। तो उनके पास गन पाउडर आए, मैप आए। गन पाउडर आ गया, क्या करेंगे, अब अपने डाल लो भाई, शिप में चल देते हैं। ये तो पहले डर लगता था, बीच में कोई आ गया, कोई पायरेट्स आ गए तो क्या करेंगे, हमारे पास बंदूक है, निपटा देंगे उनको, चल दिए। ठीक है, मैप आ गए, मैप बना सकते थे, रास्ता पता है, मैप बना लिया, उस मैप के सारे निकल जाएंगे। पहले पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। कंपास बना लिया, मैग्नेटिक कंपास जो बोलते थे ना, वो सुई जो होती है जिसके अंदर नॉर्थ डायरेक्शन पता चलती रहती है। ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन पता चलती है, उस डायरेक्शन के हिसाब से किस डायरेक्शन में जाना है वो पता करते रहेंगे और उस डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ से डेवलप हो रही है। ओके, और एक इन सब चीजों से मैंने आपको बताया, पहले लोगों को समझ में आने लगा व्यापार करना जरूरी है। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए वहां पर एक नई क्लास डेवलप हो गई। उस क्लास को बोलते थे ट्रेडर्स या व्यापारी या फिर बैंकर्स। ठीक है, बैंकर, और नई एक नई मिडिल क्लास यूरोप में स्टार्ट हो गई, बनने लगी। दूसरा भी आप लोगों ने देखा कि फ्यूडल सिस्टम था। ओके, फ्यूडल सिस्टम, पहले रोमन एम्पायर, फिर फ्यूडल सिस्टम, वो ब्रेक हुआ। तो ब्रेक होने की वजह से क्या हो गया, रोमन एम्पायर, फ्यूडल सिस्टम ब्रेक हुआ। उसके ब्रेक होने से क्या हो गया भाई, फ्यूडल सिस्टम के ब्रेक होने से लोग अलग अलग हो गए, है ना, टूट गया नीचे पीजेंट वाला। और अपने आप को, पहले एक रोमन एम्पायर था ना, हुआ करता था, वो एक राजा हुआ करता था, वो सबको कंट्रोल कर रहा था। अभी जब ऐसा आप लोगों ने कर दिया, ऐसा करने से क्या होगा, छोटे छोटे स्टेट बट गए, जो जिसको कंट्रोल कर पाया वहां से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ठीक है, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट, वो बन गया, बट गया।
तब क्या हो गया, जब वो नेशन स्टेट बन गए तो वही लोगों को कहते थे जाओ ढूंढो कहां से पैसा मिलेगा, कहां व्यापार कर सकते हो, जाओ ऐसे ऐसी जगह ढूंढो। ठीक है, तो मतलब कौन कर रहा है, अब आपका स्टेट ही स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, स्टेट ही स्पॉन्सर कर रहा है, जाइए आप ढूंढिए। तो लोग खोज में निकल जाते थे। ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या, ज्योग्राफिकल मतलब भूगोल, एक्सप्लोरेशन मतलब खोज, भूगोल की खोज मतलब भूगोल मतलब एरिया हो जाएगा आपका, अलग अलग जाइए, उपमहाद्वीप, द्वीप, अलग अलग दूर दूर जाके ढूंढिए, वो ढूंढना। और कॉलोनाइजेशन मतलब उनको अपना उपनिवेश बनाना, ठीक है, कंट्रोल करना और फिर उनको यूज करना, उपनिवेश है। तो ये सब चीजें स्टार्ट हो गई। ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जो आपने देखा कि जितना सामान आ रहा है, जितने ओल्ड ट्रेड रूट्स हैं उसमें मोनोपोली है। किसकी चलती है, अरब वालों की चलती है, ठीक है, टर्क्स की चलती है, या फिर इटली की चलती है। तो जितना इधर वेस्टर्न यूरोप है उनकी चल नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा पैसा उनको खर्च करना पड़ रहा है, बड़े महंगे महंगे चीजें मिल रही है, और ये लोग अमीर होते जा रहे हैं, ये लोग अमीर होते जा रहे हैं, और वेस्टर्न यूरोप वालों को इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो वो उनके दिमाग में था, भाई अब इस चीज को तो तोड़ना पड़ेगा, हमें खुद कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम इटालियन वालों, इटली वालों को, अरब वालों को, टर्क वालों को बाईपास कर पाए। ठीक है, इनको क्या कर पाए, बाईपास कर पाए। इनको बाईपास करके किसी और रास्ते से हमें ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा ताकि हम डायरेक्ट उनसे सामान खरीद पाए। तो वो दिमाग में था, इसलिए उन लोगों ने ऐसा आने की कोशिश की। और मैंने भी बताया कि जब वो खत्म हो गया, मतलब रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो छोटे छोटे राज्य बन गए, तो राज्य अपने आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, जाओ ढूंढो ढूंढो। फिर रेनेसेंस जो है, जागृति, पुनर्जागृति जो बोला जाता है, वो हुआ। तो उससे लोगों में एडवेंचर आया, मतलब साहस आया, हाँ भाई कुछ ऐसे काम करने चाहिए। टेक्नोलॉजी मैंने बताया, एडवांसमेंट आए, कंपास मिल गया, गन पाउडर मिल गया, मैप मिल गया, तो ये सब चीजें मिल गई, तो इजिली आप कहीं दूर जा सकते थे। दूसरा एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, स्पिरिट ऑफ गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। ठीक है, ये वाली स्पिरिट लोगों में आ रही थी। ठीक है, स्पिरिट ऑफ गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। गोल्ड मतलब भगवान। ठीक है, तो ये लोग क्या करना चाहते थे यहाँ के लोग भी, कि जाओ यहाँ से चलते हैं और स्प्रेड करते हैं क्रिश्चियनिटी को, भगवान को लेके क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते हैं, मतलब ईसाईवाद को फैलाते हैं, उससे हमें ग्लोरी मिलेगी। अपने साथ जब दूर दूर जाएंगे वहां से बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, अमीर होके आएंगे, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट लेके आएंगे, तो उनसे हमें प्रसिद्धि मिलेगी। तो समझ में आ गया, गोल्ड मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाना, गोल्ड मतलब वहां से जब जाओगे तो पैसा लेके आओगे, बहुत ज्यादा मुनाफा लेके आओगे, और उस चीज से आपको ग्लोरी मिलेगी, दैट इज ग्लोरी मतलब प्रसिद्धि। तो ये वाली लोगों के अंदर फीलिंग आ रही थी। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ में आ गई। पहला मर्केंट, हमने पहला क्या देखा था कि भाई रोमन एम्पायर ब्रेकअप, फ्यूडल, रोमन एम्पायर का ब्रेक हुआ, फ्यूडल सिस्टम के चलते हुए जब वो फेल हुआ तो छोटे छोटे स्टेट। ठीक है, छोटे छोटे स्टेट होने की वजह से लोगों में रेनेसेंस हुआ, मतलब पुनर्जागरण हुआ। उनसे लोगों में क्या हुआ, इंटेलिजेंस आ रही है, समझ में आ रहा है कि व्यापार में ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के लिए स्पॉन्सर हो रहे हैं। कौन स्पॉन्सर कर रहा है, स्टेट ही अपने आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्प्रिट आ रही है किसकी, गॉड, ग्लोरी, गोल्ड की। तो ये सब चीजें कंपेल कर रही है, चलो भाई नई चीजें ढूंढते हैं, चलो ईस्ट की तरफ चलते हैं। और अरब और इटालियन वालों की, अरब की, टर्क वालों की जो मुस्लिम्स की मोनोपोली है इस ट्रेड रूट पे, इसको ब्रेक करते हैं। अगला है मर्केंट कैपिटलिज्म। ठीक है, इसके लिए बस थोड़ा सा ही बोलूंगा इस पे, क्योंकि कैपिटलिज्म हम एक अलग बड़ा टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक्स के लिए। जो मर्केंट कैपिटलिज्म है, ये सब कभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम पोर्शन कवर करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुआ, मतलब तो उस समय हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। अभी बस इतना देखिए, मर्चेंट या मर्केंट जो बोला जाता है, जो व्यापारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उनको, तो उस पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, वो कैपिटल उनके पास बन रही है, तो मर्केंट कैपिटल है। ठीक है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो प्रॉफिट कहां से, एक दूसरा एक, इस समय पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम था। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या है, मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, अगर हम दोनों को कुछ लेना देना है तो आपस में उन चीजों को बदलेंगे। लेकिन बदलने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास वो चीज होनी चाहिए और मुझे उस चीज की जरूरत होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज में एक्सचेंज बहुत लिमिटेड हो जाता है। अगर आप, मेरे पास कुछ और आपको नहीं चाहिए तो हम चीजों को नहीं बदलेंगे। लेकिन हाँ, पैसा का सिस्टम चल रहा है तो हम उस पे एक कॉमन चीज, पैसे से एक दूसरे की चीजों को ले सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पर आ गई थी कि मनी मार्केट यहाँ पे आ गई थी, मनी सिस्टम, मनी मार्केट नहीं, सॉरी, मनी इकोनॉमी यहाँ पर चालू हो गई थी। उसके चलते आप लोग
पैसों के एक्सचेंज में चीजों को लेना स्टार्ट हो गया था, तो उससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरह से मर्केंट के पास या मर्चेंट के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, मार्केट जो एक्सपेंड कर रही है, जो मनी इकोनॉमी आ गई है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब ये पैसा काम आएगा जब कभी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, तो यहां से वो पैसा, क्योंकि कुछ भी आपको रेवोल्यूशन लाना है, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना है, तो एक बड़े पैमाने में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है, वो स्टेज सजना स्टार्ट हो गया है। बाद में वो स्टेज बनेगा, रेवोल्यूशन यूरोप में आएगा, तो यहाँ पर आप देखो वो नींव पड़ चुकी है कि पैसा इकट्ठा हो रहा है। दैट इज मर्केंट कैपिटलिज्म। और उसके बाद सोने पे सुहागा क्या हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड स्टार्ट हो गया। ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड स्टार्ट हो गया। ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड में क्या हुआ, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज आ गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और दूसरा चैरिटर कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है, जैसे अब लोगों, एक कंपनी है, मेरी नहीं है, अब मैंने उसके शेयर बेच दिए, 100 शेयर बेचे तो 100 उसके मालिक हो गए, तो जॉइंट मालिक हो गए। अब पहले मुझे डर लगता था कि इतना पैसा मैं लगाऊंगा वो खराब हो जाएगा, या मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। अब इतने सारे लोग मिलकर पैसा लगाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा सबका लगेगा, तो रिस्क भी बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई शेयर होल्डर के द्वारा। तो वो है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो मतलब क्या होता है, अगर आपको कंपनी बनानी है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप इतने सारे लोग मिलकर बनाएंगे, मतलब शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो काम करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अपने लिए भी ये ठीक है कि पैसा मिल गया, वो भी ठीक है, दूसरा ये भी ठीक है कि रिस्क जो आने वाला था कि मैं काम अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाएगी मेरी कंपनी, वो रिस्क भी बढ़ गया, है ना। जितने लोग जितने पैसे, सबका अपना अपना रिस्क है भाई, जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। दूसरा चैरिटर कंपनी। चैरिटर कंपनी में क्या होता था कि गवर्नमेंट ही क्या करती थी कि वो बोलती थी कि हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, लो इस देश में जाओ, इस जगह पे जाओ, तुम इसके साथ व्यापार करो। और जिस चीज का आपको व्यापार करने को बोलेंगे, जैसे एक कंपनी आ गई, एक कंपनी मान लो रिलायंस को भारत सरकार ने बोला जाओ तुम व्यापार करो इंग्लैंड के साथ, और सिर्फ स्टील में करो, ठीक है, तो मोनोपोली मिल गई, दूसरी किसी कंपनी को परमिशन नहीं मिलेगी भारत सरकार से कि वो इंग्लैंड के साथ जाके स्टील में ही डील कर सके, स्टील का ही बिजनेस कर सके ना। तो ठीक है, इस तरह से जो मतलब आप क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे एक चार्टर दे रही है। चार्टर मतलब एक तरह से लाइसेंस दे रही है कि जाओ तुम उस कंट्री के साथ व्यापार करो, और व्यापार करो, ठीक है, उस कंट्री के साथ व्यापार करो, और हम किसी दूसरी कंपनी को उस कंट्री के साथ सेम चीज में व्यापार करने की परमिशन नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, उस कंपनी के लिए कंपटीशन कम हो गया तो चांसेस है ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो ये चीजें आने लगी थी। और लास्ट में मर्केंटलिज्म में क्या, अपने मर्केंट कैपिटल तो इकट्ठा हो रही है, ठीक है, अगर उसका प्रोटेक्शन भी गवर्नमेंट दे दे तो उससे अच्छा क्या होगा, तो वो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट कर दिया। भाई जैसे क्या होता है, ये कुछ गड़बड़ हो जाए चिंता मत करो, हम आपको लोन दे देंगे। अभी जैसे देखा था ना, यस बैंक डूब रहा था तो उसको उभार दिया, कैसे, गवर्नमेंट ने एसबीआई बैंक से खरीदवा दिया। तो वो चीजें यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलने लगा। ठीक है, अगर प्रोटेक्शन ही मिल जाए तो और अच्छा बिजनेस करेंगे, अगर अच्छा बिजनेस कर पाए, प्रोटेक्शन भी है आपके पास तो और अच्छे से बिजनेस करेंगे। आपको पता है कुछ प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट देख लेगी, तो आपके पास बहुत अच्छी खासी वेल्थ डेवलप हो जाएगी। वो वेल्थ डेवलप यहाँ पे हो रही है यूरोप के लिए, और यही वेल्थ आगे जाके काम करेगी। कि जो कहते हैं ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, क्यों आया, एक बिगेस्ट रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेल्थ मतलब ये पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, यही आगे जाके जो मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, जो ज्यादा कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, वो सब आप इस पैसे से खरीद पाएंगे। जो एक्सपेंशन करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, वो सब आप कर पाएंगे। तो वो स्टेज यहाँ पर सज रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर उसकी तैयारियां चल रही है। एकदम से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कल यूरोप ने सोचा कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, औद्योगिक क्रांति करना चाहते हैं, तो कहां से लाओगे भाई पैसा, तो वो सब पीछे से चला आ रहा है। ठीक है, वो सब पीछे से चीजें होती जा रही है, और एकदम से फिर सबके पास पैसा आ जाता है, वो सब काम इजीली हो जाते हैं। जब ये सब चीजें दिख रही है ना, तो उसके बाद आप देखिए साइंटिफिक आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे चरखा काता जाता था, इतने लोग काटते थे, सूत बनता था, ठीक है, एक सिंपल था चरखा था, तो उसके अंदर भी इनोवेशन हो रहे हैं। इस तरह का चरखा आ गया जिसको स्पिनी जेनी बोल रहे हैं, तो उससे भी एडवांस रिचर्ड ओकवर्थ वाटर फ्रेम आया, इससे भी एडवांस वर्जन है।
और उसका भी एडवांस वर्जन क्वांटम स्पिनिंग मूल आया, तो ये उसका भी एडवांस वर्जन है। तो इस तरह से एडवांसमेंट आ रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जो पहले हजारों लोग मिलकर काम करते थे, वो चरखा 10-20 लोग मिलकर काम कर पा रहे हैं, इतना सारा इजीली काम हो रहा है। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसको बेचना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं, और इतना ज्यादा आप काम कर पा रहे तो रॉ मटेरियल भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए कि ताकि इन मशीनों में डाल सकें। तो दोनों जरूरत पड़ रही है, कच्चे माल की जरूरत पड़ रही है और उधर से जो माल बन गया है उसको बेचने की जरूरत पड़ रही है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपेल कर रही है, चलो कहीं दूर चलते हैं, लोगों को ढूंढते हैं जहाँ से कच्चा माल भी मिल पाए और पॉपुलेशन भी मिल पाए जहाँ पे अपना बना बनाया माल बेच सकें। ठीक है, और देखिए इसी टाइम पे आपका स्टीम इंजन डेवलप कर दिया जेम्स वाट ने, तो इससे रेल चलती है तो अंदर अंदर घुस जाओगे, रेल नेटवर्क बन जाएगा, तो कहीं भी सामान को लेके जा सकोगे इजिली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है इसके अंदर क्या होता है, जो हैंड प्रोडक्शन हो रहा था, हैंडमेड प्रोडक्शन से उसको हटा के मशीनरी बेस्ड प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, स्टीम की पावर यूज की जा रही है, फैक्ट्री सिस्टम आ रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर हो रही है। तो ये चीजें समझ में आ गई। आई थिंक इस डिस्कशन से हमने करीबन जो आधा घंटा डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्यों यूरोपियंस ईस्ट की तरफ आए, मतलब भारत की तरफ आए। आगे बात समझ में ये क्लियर? तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा ये पॉइंट्स दिखा देता हूं जो शॉर्ट में, कि यूरोपियन फ्यूडल सिस्टम क्राइसिस, Renaissance and Reformation, geographical exploration and colonization, mercant capitalism, emergence of organized trade, mercantilism, scientific ideas and industrial revolution। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यूरोपियन भारत में आए। ठीक है, और ये सब पॉइंट्स किसके अंतर्गत है? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस इन यूरोप जो हो रहे थे 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो मैंने आपको पहले ही बताया सबसे पहले आने वाले कौन है? पोर्तुगीज, मतलब पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए। तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है दो रीजन, एक इतना सारा आपने पढ़ लिया तो समझ में आ गया होगा क्यों लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन तो इकोनॉमिक रीजन है। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन इकोनॉमिक रीजन है। ठीक है, मतलब आर्थिक रीजन आपको दिख ही रहा है, किसी तरह से व्यापार को बढ़ाना है। और दूसरा रीजन यहां पर है रिलीजियस। वो मैंने स्प्रिट बताई थी लोगों में, गोड ग्लोरी, गोल्ड इसकी स्प्रिट आ रही है। ठीक है, और परेशान है किससे? अरब टर्क्स, कि इनको बाईपास करना बिकॉज दे बिलोंग टू मुस्लिम्स। तो अपने क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, अरब्स और टर्क्स को बाईपास करना है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करना है। तो ये मेन रीजंस, मतलब कह सकते हो एक रीजन है कि पोर्तुगीज भारत आए। तो पहले तो वो क्या चाहते थे? स्पाइस, मतलब मसाले। ठीक है, मसाले यहां से क्यों ले जाना चाहते हैं? ईस्ट की तरफ काफी मसाले होते हैं, ठीक है, जो उधर की तरफ नहीं होते, वेस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ से मसाले लेके जाना चाहते हैं। क्यों? मसालों का क्या फायदा है? मसालों में कह सकते हो एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती है कुछ मसालों में। ठीक है, और कुछ मसालों में, और ये जितना नॉन वेज होता है उसको लंबे समय तक, मतलब फूड को लंबे समय तक बचाने के लिए भी हेल्प करता है। मसाले डाल दीजिए, लंबे समय तक चलता है। एग्जाम्पल हमारे एक तरह का अचार जो होता है वो भी एक तरह से मसाले डाल के बनता है, कितना लंबा चलता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे। तो इस तरह की चीजें के लिए। और दूसरा, दे वांट टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन एशिया एंड अफ्रीका। तो वो क्या करना चाहते थे? एशिया और अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे। चीज से ध्यान रखिए, जो इंडियन ओशन है, मतलब भारत के चारों तरफ, सॉरी नीचे की तरफ जो ओशन है दैट इज इंडियन ओशन। तो उस ओशन में पहले ऐसा नहीं है कि पोर्तुगीज है, उससे पहले भी लोग आते थे, जापान के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, या कोई और कंट्री के लोग हैं वहां पे, और मेनली तो अरब वाले ही हैं, उनकी मोनोपोली चलती थी। लेकिन 15 साल के अंदर इन सबको निपटा दिया और सारी मोनोपोली खत्म कर दी, सिर्फ पुर्तगालियों की चलने लगी। 100 साल चली वो। ओके, तो समझ में आया कि पुर्तगाली क्यों आ रहे हैं? Because of two reasons, one is economic reason, other was religious reason. They want to spread Christianity, they want to gain in terms of economy. ठीक है, they want to spread Christianity in Asia and Africa. ठीक है,
दे वांट टू बाईपास अरब एंड टर्क्स, अरब और टर्क्स को बाईपास करना चाहते थे। अब जो हम पढ़ेंगे पोर्तुगीज को अंडर इस हेडिंग के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हेडिंग आप देख लीजिएगा, अगर ये समझ में आ जाए तो मतलब आपको पोर्तुगीज वाला पोर्शन समझ में आ गया है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा 1498, पेडो अल्वारेज कैब्रल 1500, पोर्तुगीज गवर्नर्स, इसके अंदर 3 पोर्तुगीज गवर्नर हम मेनली देखेंगे, फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया, अल्फोंसो डे अल्बुक्यूर्को, नीनो डे काना, एंड देन डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज, और लास्ट में इंपैक्ट ऑफ पोर्तुगीज। मतलब डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, तो पोर्तुगीज का पतन कैसे होता है, इंपैक्ट ऑफ पोर्तुगीज की मतलब भारत पर उन्होंने क्या छाप छोड़ी। तो भाई ये है जो आपको एक थोड़ा सा याद करने का इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट टू कम, तो सबसे पहले जो यूरोपियन भारत में आए थे वो कौन थे, यूरोपी, वो थे कौन थे, पोर्तुगीज, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में यही गए हैं 1961। तो ये भी एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि सबसे पहले भाई लोग आ गए और सबसे लास्ट में भारत से गए हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको मैंने दिखा दिया था, ये यूरोप है, ये वाला सारा रास्ता तो अरब और टर्क्स और लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ से जाने में दिक्कत हो रही है, तो इन लोगों ने क्या किया, देखिए आपने यहाँ पे देखा, ये दिख रहा है ना, पुर्तगाल सबसे लास्ट में कोने पे था, स्पेन है और यहाँ से पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल वास्को डी गामा साहब यहाँ से चले, अफ्रीका का चक्कर मारते हुए इस पॉइंट से राउंड हो गए। ये पॉइंट को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। पहले इसको कैप ऑफ, तो कैप ऑफ गुड होप यहां से टर्न लेते हुए मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होते हुए, ठीक है, ये पहुंच जाते हैं भारत। कब पहुंचते हैं, 17 मई 1498, 17 मई 1498 वो पहुंच जाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो इनका जहाज था उसको कौन चला रहा था, एक गुजराती चला रहा था जिसका नाम अब्दुल माजिद था, ठीक है। कहाँ पहुंचते हैं, इंडिया पहुंचते हैं। उस जगह का क्या नाम है, कालीकट जो बोला जाता है, उस समय उसको कोझिकोड बोला जाता था, कोझिकोड। तो वास्को डी गामा रीच, वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया एट कालीकट और कोझिकोड on 17th May 1498 मीन्स वास्को डी गामा भारत में कालीकट कोझिकोड में पहुंचा 17 मई 1498 को। वहां पे उसका वेलकम किया ज़ैमोरिन, ज़ैमोरिन एक डायनेस्टी है, ज़ैमोरिन मतलब हिंदू रूलर जिसका नाम था मन्ना विक्रमा, उन्होंने इसका वेलकम किया। जो भी मतलब वेलकम करने का इनका भी अपना इंटरेस्ट है कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, दे माइट हैव ब्रॉट समथिंग वेरी, बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट उसके लिए लेके आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को, यहाँ से स्लाइड से आपको जो लेना है, एक आपको याद रखना है, वो ये रखना है कि पहले भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली। कब आए, 1498, और कब गए, 1961। दूसरा आपको इस स्लाइड में याद रखना है कि किस रास्ते से आए थे, पुर्तगाल से चलते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होते हुए कालीकट पहुंचे, ठीक है। कौन पहुंचे, वास्को डी गामा, ठीक है। कब पहुंचे, 1498। ये भी क्वेश्चन आता है किसने उसका वेलकम किया, ज़ैमोरिन ने वेलकम किया, जो हिंदू रूलर, नाम था उनका मन्ना विक्रमा, ठीक है। इस स्लाइड से इतने सारे क्वेश्चंस मतलब बन जाते हैं, कितने ईयर में आया, किसने उसका वेलकम किया, कौन से रूट से आया, कहाँ पे आया, कालीकट कोझिकोड, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये समझ में आ गया। तो ये बस मैप मैंने दिखाया भाई, ये ज़ैमोरिन उस समय हुआ करता था, ये उसका राज्य है, ठीक है। तो ज़ैमोरिन के जस्ट ऊपर आप देखिए ये कालीकट है, तो यहीं पर वो पहुंचे थे। ये डेट अभी छोड़ दीजिए, जस्ट आपको लोकेशन दिखाने के लिए मैंने किया। ये कालीकट है, तो ये केरला वाला पोर्शन है जो आज का हमारा केरला है। तो केरला में जो राज्य हुआ करता ज़ोमेरिन का था, और ज़ोमेरिन के यहाँ पर कालीकट आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर ये लोग आए, ठीक है। उसके बाद भी आते हैं ये वास्को डी गामा इंडिया में 2-3 बार, ठीक है, 2 बार और आए, और अल्टीमेटली इंडिया में ये इनकी डेथ हुई ड्यू टू मलेरिया की वजह से भारत में इनकी डेथ हुई। तो इस मैप से आपको सिर्फ क्या देखना है, ज़ैमोरिन का राज्य और कालीकट की लोकेशन, और या कोझिकोड भी इसको
बोला जाता है, ये आपका आज का केरला। तो जो यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री ट्रेडिंग पोर्ट, मतलब फैक्ट्री का मतलब मैं आपको फिर बता दूं, पोर्तुगीज फैक्ट्री बनाई इसने यहाँ पे 1503 में कोची पे या कोचीन पे, और 1505 में कननौर पे। ये किसने बनाई? वास्को डी गामा ने। ओके, वास्को डी गामा में पोर्तुगीज फैक्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोर्तुगीज फैक्ट्री एक इससे पहले भी बनी थी 1500 में, अभी हम उसको देखेंगे। तो फर्स्ट पोर्तुगीज की फैक्ट्री की जब बात करेंगे दैट विल बी इन कालीकट ओनली, ठीक है, कालीकट ओनली। तो लेकिन वो मतलब वास्को डी गामा की नहीं है। ये जो यहाँ पे लिखा है वास्को डी गामा की जो फैक्ट्रीज है उसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दिस फैक्ट्रीज बिलोंग टू वास्को डी गामा ओनली, कि वास्को डी गामा ने जो फैक्ट्री बनाई। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि वास्को डी गामा ने जो फैक्ट्री है बनाई वो है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोड़ भी दोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे वास्को डी गामा धीरे धीरे जो कालीकट हुआ, कोचीन हुआ, कननौर हुआ, कोलम हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गए। हाँ, फैक्ट्री की मैं आपको बात बता रहा था, जो फैक्ट्री यहाँ पे हम बोलेंगे ना ट्रेडिंग फैक्ट्री। ट्रेडिंग फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है, या हिंदी में कोठी बोला जाता है इनको, व्यापारिक कोठी का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लोग कुछ मशीनरी लगा रखी है, कुछ बना रहे ना। यहाँ पर सिर्फ इनका एक तरह का वेयर हाउस है, मतलब स्टोर रूम है, स्टोर हाउस है एक तरह का, जहाँ पे ये सामान रखते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, और इनके जो ऑफिशियल है, इनके जो मतलब अधिकारीगण है, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं, उसको यहाँ पे फैक्ट्री बोला जाता था। चलते हैं आगे। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट देखना है, उसके बाद जो नेक्स्ट है पैडो अल्वारेज कैब्रल 1500 में। तो पैडो अल्वारेज कैब्रल 1500 में आया। तो ये बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने जैमरून के साथ मिलके एक संधि की, और फिर यहाँ पे पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की कालीकट के अंदर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वो मतलब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, किसने पहले इस फैक्ट्री मतलब पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री कहां पर थी? तो आंसर विल बी कालीकट। किसने एस्टैब्लिश की? आंसर विल बी पैडो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, किसके राज्य में एस्टैब्लिश की? जैमरीन के लैब में एस्टैब्लिश की। उसके बाद आपकी किताब में देखोगे थोड़ी बहुत इसकी कहानी बताई हुई है कि लोकल अरब के साथ लड़ाई लड़ ली, इतने लोग मार दिए, इतने लोग इसने मार दिए। तो वो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट इतने में वाइंड अप कर दिया इसको। कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल अरब्स हु अटैक पोर्तुगीज फैक्ट्री एट कालीकट। तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। पैड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 में आए। द सेकंड बंदा है जो यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। पहले वास्को डी गामा पोर्तुगीज, उसके बाद सेकंड पोर्तुगीज पैड्रो अल्वारेज कैब्रल, और उसने जैमरीन्स के साथ करके एक ट्रीटी की, मतलब संधि की, और सेटअप ए पोर्तुगीज फैक्ट्री एट कैलीकट। तो पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री भारत में एस्टैब्लिश हो रही है कैलीकट के अंदर बाय पैड्रो अल्वारेज कैब्रल इन 1500 इन द किंगशिप ऑफ जैमरीन। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो जाती है, अब आपने देखा कि अब मेन मोटिव क्या था इनका? क्रिश्चियनिटी को भी फैलाना है, ठीक है। तो अब ये चीज भी कोशिश करेंगे फैलाने के लिए, इसलिए अब ये फैक्ट्रियों के अलावा कुछ कुछ एक्वायर करना भी कोशिश करेंगे, मतलब चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और लोग हथियाने की कोशिश करेंगे। तो उन चीजों के लिए एक गवर्निंग बॉडी पोर्तुगीज स्टेट इंडिया जो बन रहे हैं। अब जो पोर्तुगीज है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसालों में ट्रेड करना, व्यापार में करना चाहता है, वो यहाँ पर एक अपना स्टेट बनाना चाहता है, अपना एक राज्य बनाना चाहता है, मतलब देश बनाना चाहता है, अपना एक बसाना चाह रहा है, और वहां पर वो क्रिश्चियनिटी फैलाएगा, और वहां से वो एक वॉर लड़ेगा इस्लाम के खिलाफ, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या किया? अपने वहां से गवर्नर भेज रहा है कि जाओ, हमारे यहाँ से अपॉइंट कर रहा है कि भैया हमारे यहाँ से गवर्नर होगा। मतलब भारत के अंदर, मैं तो वायसराय भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, मतलब भारत के अंदर उनके राजा का प्रतिनिधि, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर उसका गवर्नर है, ठीक है। मतलब उसका राजा तो यहाँ पर राज कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू राज कर रहा है? गवर्नर के थ्रू। तो उसमें फर्स्ट जो गवर्नर है दैट इज फ्रांसिस्को अल्मीडिया, जो 1505 से 1509 के बीच रहा। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, द फर्स्ट गवर्नर या फर्स्ट वायसराय ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, जो रहे 1505 से 1509 तक, ठीक है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस है, मतलब ये ज्यादा
अपना समुद्र में जताना चाहते थे। ठीक है, मतलब अक्वायर करो, बस ज्यादा आधिपत्य, मतलब समुद्र में इनको स्थापित करना था। तो उस चीज को ये अपनी को ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। और कुछ किताबें ऐसा भी लिखती कि ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ये लोग, मतलब ये पोर्तुगीज का राज्य फैलाने के लिए भारत में ज्यादा फोकस सिर्फ ये व्यापार पे करना चाहते थे। ही वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेड रादर देन एस्टैब्लिशिंग द पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो पहले हैं फ्रांसिस्को डेल मीडिया, ये ध्यान में रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं के नाम से है, तो वो ध्यान में रखिएगा। और कुछ फैक्ट्रीज इन्होंने बनाई, कोची में बनाए, कन्नौर में बनाए, किल्वा में बनाए, अजन डीवा में बनाया, और 1510 में इनकी डेथ हो गई। बस नाम रखना है, फ्रांसिस्को डेल मीडिया, 1505, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, नॉन फॉर ब्लू वाटर पॉलिसी। इतना ही। नेक्स्ट है जो नंबर 2 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्क्यू। अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्क्यू 1509 से 1515, 1509 से 1515 तक। इनको बोला जाता है कि रियल फाउंडर थे पोर्तुगीज पावर के इन इंडिया में। इन्होंने अपना सेंटर कोचीन बनाया। तो पहला कहाँ पे बना? कालीकत में बना। कालीकत से कोचीन लेके जा रहे हैं कौन? अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर। इन्होंने गोवा की जो लड़ाई, बैटल ऑफ गोवा लड़ी। गोवा इन्होंने बीजापुर के राजा से लिया। ड्यू दमन इन गुजरात, हुगली, बालासोरे बंगाल के अंदर ट्रेडिंग सेंटर अपने बनाए, और हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल को यूज किया। ठीक है, तो रियल फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्तुगीज के गवर्नर ये भारत के अंदर, तो अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर आपको याद रखना है। इन्होंने कालीकट से कोचीन शिफ्ट किया अपना ट्रेडिंग हेडक्वार्टर, ये ध्यान में रखना है। और इन्होंने गोवा को अक्वायर किया 1510 में बीजापुर से, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में फिर ये लोग यहीं से जाते हैं 1961 में। तो 1510 से लेकर 1961 तक गोवा इन्हीं के पास है, ध्यान में रखिएगा। ये भी कहाँ से लिया था इसने? बीजापुर से लिया था। उसके बाद दीव दमन में भी ये लोग यहीं लास्ट तक यहाँ पे रहे, गुजरात में इन्हीं की चलती थी। और हुगली और बालासोर इन्होंने फिर बंगाल में अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाए, तो वो ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद इसको काफी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। एफिशिएंट मतलब कुशल, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक, तो काफी कुशल प्रशासक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने देखा कि प्रशासन तभी अच्छा होगा तब वहां के लोगों को भी अपने प्रशासन में शामिल करोगे, तो इसने वो काम किया, वहां के लोगों को भी अपने प्रशासन में शामिल किया। और यहाँ तक कि इसने क्या किया कि अपने लोगों को बोला, क्योंकि दिमाग में क्या है, क्रिश्चियनिटी फैलाना है, तो बोला कि आप यहाँ की लड़कियों से, यहाँ की वोमेन के साथ शादी करो। इंडियन वोमेन के साथ इन्होंने शादी करने के लिए अपने लोगों को प्रेरित किया, एनकरेज किया, और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उनको बोला शादी करो, क्रिश्चियनिटी फैलाओ। और सबसे अच्छी बात, ही अबॉलिश सती इन रीजन अंडर हिज कंट्रोल। तो पहले भारत में आपने देखा ये सती प्रथा थी यहाँ पर, तो इस सती प्रथा को इन्होंने अपने रीजन जो इनके अंडर थे उन सब में खत्म किया। देखिए बाद में राजा राम मोहन राय आते हैं 1829 में, इसको खत्म कराते हैं पूरे भारत देश से। लेकिन उससे पहले जहां जहां पोर्तुगीज है उन्होंने उससे पहले इसको निपटा दिया कि भाई कोई सती प्रथा नहीं, तो वो चीज को इसने खत्म किया। और यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पोर्तुगीज मिंट इन ईस्ट, तो पोर्तुगीज के सिक्के छापे पूर्व में। ठीक है, गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के सिक्के इन्होंने छापे। तो ये इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज अल्फोंसो डे अल्बुक्यूर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नीनो डे का ना। In 1530 he transferred head office from Cochin to Goa. ओके, तो फर्स्ट कालीकट वाले पैडोलवेज कैब्रल, तो कैब्रल कालीकट, उसके बाद अल्बुक्यूर को कोचीन, और उसके बाद नीनो डे काना कहां पे शिफ्ट किया? गोवा में शिफ्ट किया। ठीक है, कंपेल्ड बहादुर शाह टू साइन ट्रीटी ऑफ बसीन इन 1534 ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटी बहादुर शाह गिव बसीन टू पोर्तुगीज। तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा, बसीन इनको मिला कहां से? बहादुर शाह से। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोवा के लिए। ठीक है, कि गोवा फाइनली वहीं पे राज्य इनका मेन सेंटर रहता है लास्ट तक। बाकी बुक्स में आपको वहीं तक मिलता है, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा। ठीक है, ये गवर्नर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके साथ जो एक सेंट आए हैं, जीसस सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, ये काफी फेमस हुए। ये अपने आप में इतने फेमस नहीं है, लेकिन जो इनके साथ एक संत आए हैं, मतलब जीसस
जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर आए, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। काफी काम इन्होंने बनाया और इन्हीं के टाइम पे इन्हीं फर्स्ट एस्टैब्लिश, सबसे पहला जो चर्च भारत में बना 1542 में, तो फ्रांसिस्को जेवियर नहीं बनाया। ठीक है, और फ्रांसिस्को जेवियर की और ज्यादा, कभी गोवा जाएंगे तो वहां पे देखिएगा कि इनकी बॉडी, मतलब अब तो बॉडी नहीं रही होगी, जब भी इनकी डेथ हुई है तो इनके शरीर को यहीं पर रखा गया था, तो इनकी जो वो शरीर आज भी वहां पर है, मतलब कुछ अवशेष जो है वो आज भी गोवा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो वास्को डी गामा सबसे पहले मैंने आपको बताया, वास्को डी गामा के बारे में आपने जाना। उसके बाद मैंने आपको पैडो अल्वेलरेज कैब्रल के बारे में मैंने आपको बताया, उसको कैब्रल के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद में रखना है, कैलिकट आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। फिर आपको मैंने गवर्नर फ्रांसिस्को डेल मीडिया के बारे में बताया, फिर आपको अल्फेंसो डी अल्बेक्यूर के बारे में बताया, फिर आपको नीनो डे कहना के बारे में बताया, फिर लास्ट में मैंने आपको मार्टिन अल्फीजो डिसूजा के बारे में बताया। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके साथ में फ्रांसिस्को जेवियर साथ में आए और उसने सबसे पहले यहाँ पे भारत में सबसे पहला चर्च यहाँ पे बनाया था। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपको समझा चुका हूं, इस तरह से याद करना है। लास्ट में आप देखिए पुर्तगालियों का क्यों पतन हुआ, कि ये ऐसा माना जाता है कि जो ज्यादातर पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय आए कब, अल्बिक्योर के बाद, वो काफी वीक थे, काफी इनएफिशिएंट थे, मतलब कुशल प्रशासक नहीं थे। और दूसरा ये था कि एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो पुर्तगाल को स्पेन में जीते थे और स्पेन के साथ मिक्स हो गए थे, और स्पेन का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस साइड इंडिया में वो अपना राज्य फैलाए, तो वो भी एक फैक्टर माना जाता है। दूसरा, आप देखेंगे कि इंग्लिश के जो राजकुमार है उनकी शादी हो जाती है पोर्तुगीज की राजकुमारी के साथ, तो पोर्तुगीज की राजकुमार के साथ शादी हो जाती है, तो वो लोग उठा के बॉम्बे को दे देते हैं दहेज में अंग्रेजों को, एक बड़ा हिस्सा उनको दे दिया, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका ख़त्म हो गया। ठीक है, बॉम्बे वाला जो हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा दहेज में पोर्तुगी वाले दे देते हैं इंग्लिश लोगों को, तो उनका एक बड़ा हिस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं 1612 में बस ब्रिटिश सूरत को हार जाते हैं, हुगली को मुगल से हार जाते हैं, बॉम्बे वैसे ही उनको दे दिया उन्होंने इंग्लैंड को, डॉवरी के अंदर बसीन को मराठा ने कैप्चर कर लिया। तो फाइनली आप देखेंगे कि लास्ट में आते आते उनके पास गोवा, दीव और दमन ही बचते हैं, गोवा, दीव और दमन ही बचते हैं, जो उनके पास 1661 तक रहते हैं। और दूसरा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि पोर्तुगीज ने ब्राजील को डिस्कवर कर लिया था, तो उनका ध्यान इंडिया से उधर हो गया। ठीक है, उनका ध्यान इंडिया से उधर हो गया, इसके चलते उन्होंने इस यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ रीजंस हैं कि कह सकते हो कि पुर्तगालियों का भारत में क्यों पतन हुआ। लास्ट हम देखेंगे कि पुर्तगाली भारत में क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव छोड़ के गए, क्या कुछ फायदा वो यहाँ पे करके गए। तो पोर्तुगीज बिगेन टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड मालाबार कोंकण कोस्ट। ठीक है, जो आपका भारत का इस साइड का पोर्शन है, मतलब लेफ्ट साइड का जो यहाँ पे तट है, उनको मालाबार और कोंकण कोस्ट बोला जाता है। वहाँ पे मिशनरी जैसे कि सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, फादर रोडोल्फ, फादर मोन्सेरेटो प्लेड अ लीडिंग रोल इन प्रोपेगेटिंग द क्रिश्चियन फेथ्स। तो वहाँ पे काफ़ी क्रिश्चियनिटी फैलाई, उनके नाम आप याद कर सकते हैं। सेंट जेवियर तो आपको याद हो ही गया होगा, फादर रोडोल्फ याद कर लीजिए, फादर मोन्सेरेट याद कर लीजिए। यहाँ पे इन्होंने स्कूल स्टार्ट किए, कॉलेज स्टार्ट किए वेस्ट कोस्ट पर, एजुकेशन वाज इंपॉर्टेंट नेटिव लैंग्वेज। तो ये चीज़ के मिशनरीज जाने ही जाते हैं कि स्कूल बनाए इन्होंने, कॉलेजेस बनाए, जहाँ पर, लेकिन ध्यान में रखिएगा दे स्टार्टेड जो, लेकिन एजुकेशन उनको उन्हीं की लैंग्वेज में दे रहे हैं। ठीक है, तो मिशनरीज अंडरटुक रिसर्च ऑन इंडियन हिस्ट्री, तो ये भी ध्यान में रखिए, मिशनरी जो है उन्होंने भी रिसर्च किया इंडियन हिस्ट्री पे, जैसे फॉर हैरिस हैज मेड अ डीप स्टडी ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हैरिस ने काफ़ी डीप स्टडी की इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि भारत की है, लेकिन स्टडी वो लोग कर रहे हैं। पोर्तुगीज भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। ठीक है, और बाइबल यहाँ पे प्रिंट हुई कन्नड़ भाषा में और मलयालम लैंग्वेज में। और पोर्तुगीज ब्रॉड क्रॉप्स भी भारत में लेके आए, जैसे टबैको, ठीक है, पोटैटो, लेडी फिंगर, चिल्ली, पाइनएप्पल्स, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा, ये सब पोर्तुगीज भारत में लेके आए। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये पोर्तुगीज
ये याद रखना है आपको। मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ। वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, पोर्तुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया, अल्फेंसो डे अल्बेक्योर्के, नीनो डे काना, और मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा बताया था इसके अलावा, मार्टिन अल्फेंसो डे डिसूजा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने पढ़ा है अभी तक यूरोपियन भारत में क्यों आए, और पहला यूरोपियन हमने देख लिया है। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको कराऊंगा, पहले डच और डैनिश देख लेंगे छोटे छोटे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर उन दोनों का क्लैश वो देखेंगे, और उस क्लैश से उभर के आते हैं ब्रिटिश। ठीक है, मतलब पोर्तुगीज फिर ब्रिटिश से पहले थोड़ा सा डच और डैनिश ज्यादा काम नहीं किया, तो वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। उसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच देखेंगे, और फिर उन दोनों का टशल देखेंगे, उन दोनों की लड़ाइयाँ देखेंगे। उन दोनों की लड़ाइयों में दोनों काफ़ी पावरफुल हैं, और फिर उन दोनों की लड़ाइयों में हार के, मतलब जो जीत के निकलेगा वो ब्रिटिश निकलेगा, और फिर वो भारत पे राज करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप इस लेक्चर को देखिएगा एक बार दो बार, जितना समझ में आए बताइएगा। फिर कोई दिक्कत होती है तो हम इसको देख लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर ये, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बाकी जो एडवेंट वाला पोर्शन बच गया है, ठीक है, फ्रेंच वाला, इंग्लिश वाला, डच वाला, डैनिश वाला, वो मैं आपको दे दूंगा। तो इन 2 लेक्चर्स के अंदर अराइवल ऑफ यूरोपियन खत्म हो जाएगा। फिर एक अलग थर्ड लेक्चर में हम क्लैश देख लेंगे बिटवीन ब्रिटिशर्स और फ्रेंचिसी। तो वो क्लैश देखने के बाद हम देख लेंगे कि वो लोग जीत गए कर्नाटिक वॉर वगैरह, और फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना बैटल ऑफ बक्सर और ये सब चीज़ें, पलासी वाला युद्ध। फिर थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट अच्छा लगेगा, हिस्ट्री समझ में आने लगेगी। तो फिलहाल के लिए ओके, थैंक यू।